इस देश से एक बहुत बड़ा सच छुपाया गया है और वो सच ये है कि हम कारगिल का बदला कभी नहीं ले सके। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि भारत ने कभी कारगिल का बदला नहीं लिया और आज के वीडियो में ये सच सामने आएगा। पाकिस्तान और भारत के बीच कारगिल में एक दुर्घटना हुई थी। इस भिड़ंत में अगर भारत की सेना की बात करें तो एयरलाइन एनर्जी देखने को मिली, यानी एयर पावर, और रिलायंस पावर यानी थल सेना और वायुसेना का गठन हुआ और दोनों ने मिलकर हमारे दुश्मन को हराया, हमारे क्षेत्र से उखाड़ दिया गया। मित्रों, उस समय वाजपेयी ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट बात कह दी थी कि देख, हम तेरे इस क्षेत्रीय कब्जे पर ध्यान नहीं देंगे, तुझे वापस जाना होगा। लेकिन वाजपेयी ने हमारी सेना और वायुसेना को सख्त निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके इनको भगाओ। पार नियंत्रण रेखा पार नहीं करना है, क्योंकि वे नियंत्रण रेखा पार कर हमारी तरफ आए हैं। कारगिल में भी यही हुआ था। उस समय हमारे पास जितने ट्रोजन थे हमने उन्हें फेंक दिया, लेकिन हमारी सेना बहुत निराश थी। दोस्तों, हमारी सेना भी, क्योंकि हमने अपनी पोस्ट में केवल वापसी के लिए कदम उठाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। कारगिल के क्षेत्र में दोस्तों 2001 में लगभग 1.25 साल की योजना के बाद भारतीय सेना ने चुपचाप मिलिट्री इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के साथ बैठकर काम किया। ऑपरेशन कबड्डी नाम से एक ऑपरेशन की योजना बनाई। इस ऑपरेशन में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह जोड़ी कि उन्होंने एक ऐसी विचार प्रक्रिया विकसित की कि भारत ऑपरेशन कबड्डी के तहत कारगिल का बदला लेगा। इस बदले के तहत भारत को योजना बनानी चाहिए कि हमारी सेना नियंत्रण रेखा पार कर जाएगी, जल्द ही ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और हमारी पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस स्थल का क्षेत्र लद्दाख से लेकर जम्मू तक था। उस पूरे इलाके में हमारी सेना पाकिस्तान की 15 से 20 चौकियों को क्रॉस ओवर करके कब्जा लेगी और हमने कहा था कि हम इन चौकियों पर कदम उठाकर रणनीतिक पॉइंट बनाएंगे। हमने उन 15 से 20 पोस्टों की भी पहचान की। हमने फिर से इजराइल से मदद मांगी। पाकिस्तान की तरफ से पूरी सैटेलाइट इमेजरी, जिसमें LOC की रियासतों की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया गया था, और ऑपरेशन कबड्डी में हमने तय किया कि हम उनकी पहचान करेंगे। 15 से 20 पोस्ट नियंत्रण रेखा पाकिस्तान की हॉकी के लिए कदम उठाएगी, उसके घर में घुसना ताकि LOC पर जो पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति थी वो खत्म हो जाए। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बल इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। अमेरिका में 9/11 हो गया है और उसके बाद अमेरिका की 9/11 भारत सरकार, वाजपेयी सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो जो भी ऑपरेशन कबड्डी जैसी योजना बना रहे हैं वो काम नहीं करेगी। सेना को फिर मिली निराशा। ऑपरेशन कबड्डी के तहत यह एक और मौका था जब हमने कारगिल के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहा, लेकिन हम असफल रहे। फिर 2002 में जब पाकिस्तानी आतंकवादी ने दिसंबर 2001 में संसद पर हमला किया। संसद पर हमले के समय जब पाकिस्तानी आतंकवादी ने दिसंबर 2001 में संसद पर हमला किया, सेना ने उस समय हमारे प्रधानमंत्री को फिर से कहा कि सर, आपने हमें कारगिल का बदला नहीं लेने दिया। 9/11 के संबंध में ऑपरेशन कबड्डी को मंजूरी नहीं दी। और दूसरी बात, अब उन्होंने हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया है, जो हमारी संसद है। सेना ने कहा कि इजाजत दीजिए सर, इको सेंसिटिव ऑपरेशन कर घर में घुसकर माकूल जवाब देंगे और मारेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त वाजपेयी सरकार ने फिर सेना से कहा कि भाई, कोई आक्रामक ऑपरेशन मत करो, आप सैन्य जमावड़ा करते हैं। दिसंबर 2001 की संसद हमले की घटना के बाद भारतीय सेना ने 2002 में ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया और उस ऑपरेशन पराक्रम के तहत उन्होंने अपनी पूरी सेना जुटाई और पाकिस्तान की सीमा पर लगा दी। ऑपरेशन पराक्रम में हमारा उद्देश्य यही था, अगर हमारी सेना पाकिस्तान के सामने पूरी तरह से सक्रिय हो जाए
तो पाकिस्तान के अंदर एक भय का माहौल पैदा हो जाएगा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, जबकि हमारे पास युद्ध की इच्छा नहीं थी और उसके मन में ये आतंक पैदा करना था। जब वाजपेयी सरकार ने ऑपरेशन पराक्रम को मंजूरी दी तो ऑपरेशन पराक्रम हुआ, लेकिन याद रखें, सेना फिर से निराश थी कि संसद पर हमला कर दिया गया था। जब ऑपरेशन पराक्रम खत्म हुआ तो सेना के जो अधिकारी थे, सैन्य खुफिया अधिकारी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने फिर से डब्ल्यू के अधिकारी के साथ बैठक की और अब एक नई योजना बनाई गई कि पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को हमें करारा जवाब देना होगा। अगर कारगिल जैसी संसद हमले जैसी स्थिति पैदा की तो हम राजनीतिक स्तर पर मंजूरी के लिए कब तक बैठेंगे? क्या हमें इन चीजों पर फोकस करना होगा? तो दोस्तों, जब ये बहस हुई तो एक बात तय थी कि बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के हम ऑफेंस लेवल का कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या हम ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं, कबड्डी या फिर ऑपरेशन पराक्रम जैसा कोई ऑपरेशन विजुअल करना चाहते थे, जिसके लिए राजनीतिक मंजूरी मिल जाए। इस गंभीर स्थिति से बाहर निकलना अक्सर मुश्किल होता है। भारत की सशस्त्र सेनाओं और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर हुई चर्चा में एक बात तय हुई और वहीं यह निर्णय लिया गया कि भारत को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर काम करना चाहिए। दोस्तों, हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर काम करना शुरू कर दिया है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन में हमने अपनी सेना के लिए एक प्लानिंग की है कि हम इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मोरी इन 3 इकाइयों का गठन करके स्ट्राइक कोर नामक एक चुस्त इकाई बनाएंगे। ये स्ट्राइक कोर जैसी इकाइयां होंगी जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी और पैरा फोर्सेज के LW के अधिकारी एक साथ एकजुट होंगे और यह वही करेगा जो स्ट्राइक कोर करेगा। आज की तारीख में हमारे पास स्ट्राइक कोर की 5 स्ट्राइक कोर है। बड़े रणनीतिक स्थानों पर एक स्ट्राइक कोर अंबाला में तैनात है, जो पाकिस्तान से बहुत दूर नहीं है। लेकिन क्या यह स्ट्राइक कोर ऐसा करेगी? आर्मी ने समझाया कि भाई, ये जो स्ट्राइक कोर हमने बनाया है, इन्फेंट्री अमूल और आर्टिलरी और इंटेलिजेंस की संयुक्त इकाइयां, कल को अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करे तो ये स्ट्राइक कोर जवाब देंगे, इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुछ कह पाता। हमने पाकिस्तान के एक साइड टेबल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र को सौदेबाजी का सौदा बनाकर वे पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे का विभागीयकरण करने की मांग करेंगे। समझना, स्ट्राइक कोर बहुत शक्तिशाली चीज है, इसलिए इसका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन भारत कह रहा है कि क्या पाकिस्तान ने कभी मेरे साथ कारगिल जैसा दुस्साहसिक कार्य किया? तो उस स्थिति में कारगिल जैसे दुस्साहस के बाद हम कभी ऐसी कूटनीति नहीं करेंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को समझाए। हमारी कूटनीति ने पाकिस्तान को नहीं समझाया। हम अलग अलग 12 से 13 घंटे बिताते हैं। उस कारगिल जैसी घटना के बाद हम उस डॉक्ट्राइन की ठंडी शुरुआत करेंगे। इस दस्तावेज में भारत की स्ट्राइक कोर, उनकी इन्फेंट्री, आर्टिलर, आर्मोर और इंटेलिजेंस की संयुक्त स्ट्राइक कोर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक का क्षेत्र पार करेगा और पाकिस्तान के उस क्षेत्र के भीतर आकार बल क्षेत्रीय हिस्सों को मापेगा और उसके बाद वह इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। इसे पाकिस्तान को नहीं लौटाएंगे और इंतजार करेंगे कि अब अगर पाकिस्तान को यह इलाका मिल जाए और अगर वह यह इलाका वापस चाहता है तो हमें सौदेबाजी के कदम उठाने चाहिए। इसलिए उनके पास कारगिल पर प्रिंट रेट होना चाहिए, यानी जो लोग कारगिल जैसी घटनाएं करते हैं, चाहे वे उनके सैन्य अधिकारी हों या उनके जिहादी तत्व हों, हमें उन्हें सौंपना होगा। सोचिए, अगर मान लीजिए कल हाफिज सईद या जैश-ए-मोहम्मद मसूद अजहर जैसा कोई कारगिल की तीव्रता जैसा कुछ कर दे, तो कारगिल की उस तीव्रता के बाद कोल्ड स्टार्ट डॉक्टर के तहत
हम त्रिदेव थ्रस्ट के क्षेत्र में वर्षों पहले हमला करेंगे, पाकिस्तान। मैं उसके इलाके पर कब्जा करके रखूंगा। और फिर पाकिस्तान से कहो कि अगर तुम यह इलाका वापस चाहते हो और यहाँ भारत का झंडा नहीं फहराना चाहते और हमें इस इलाके में भारत की कॉलोनी नहीं बनाना चाहते, तो तुम हाफिज सईद को हमें सौंप दिया दो। दोस्तों, यह कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बहुत ही खतरनाक है। इसकी भनक पाकिस्तान को लग गई तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर तुमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा पार कर ली तो मैं इसका बदला लूंगा। बदला लेने की हमारी क्षमता नहीं है। जब से हमने ठंडी शुरुआत अपनाई है डॉक्ट्राइन दोस्तों, तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों में बदलाव करना शुरू कर देगा। उसने जो परमाणु हथियार बनाए हैं उनमें बदलाव लाया है। सामरिक परमाणु युद्ध सहायता। सामरिक परमाणु युद्ध सहायता का मतलब है कम दूरी के परमाणु हथियार। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, भारत में ऐसा करूंगा कि पूरी नियंत्रण रेखा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों तक सामरिक परमाणु युद्ध, कम दूरी के परमाणु युद्ध दिखाऊंगा। यदि आप मुझ पर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन अपनाएंगे तो मैं इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को अपनाकर मेरे क्षेत्र पर कब्जा करके यह कम दूरी का परमाणु हथियार आपके ऊपर इस्तेमाल करूंगा। तब भारत ने कहा कि तुम हमारे परमाणु डॉक्ट्राइन को नहीं जानते हो। अगर यदि हमारे ऊपर किसी भी तरह से सामरिक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है तो हमारे परमाणु डॉक्ट्राइन के अनुसार बाय फोर्स कहलाएंगे। इसका मतलब है कि पहले हम हमला नहीं करेंगे, परंतु कोई परमाणु हमला करता है तो उस पर कितनी तीव्रता और कितना व्यापक परमाणु हमला करना है वो भारत तय करेगा। पाकिस्तान का खेल चौपट हो गया। लेकिन दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि कारगिल की तीव्रता जैसी घटना हुई, हम पठानकोट एयरबेस पर हमले या पुलवामा जैसी घटना को कारगिल की तीव्रता के रूप में नहीं गिन सकते। हमने उन घटनाओं का जवाब पाकिस्तान को दिया, लेकिन पाकिस्तान से दोस्त जो 26/11 में मुंबई आते हैं, इस मुंबई हमले में हमने डॉक्ट्राइन के अनुसार मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? इसके पीछे क्या साजिश थी? दोस्तों, यही बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि एक समय भारत में हिंदू आतंकवाद की कहानी चलती थी। मैं उस पर बहुत गहन शोध कर रहा हूं और आपके लिए एक लंबा वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि जब अजमल कसाब भारत आया था तो उन्हें जो आईडी कार्ड मिला उस पर हिंदू नाम था और उसके हाथ में कलावा था। इसके पीछे पूरी साजिश थी। क्या आपके सामने इसका पर्दाफाश होगा? भारत अपने समय और नियमों के अनुसार पाकिस्तान का बदला लेने के लिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का उपयोग करेगा। तो मत भूलो दोस्तों कि कारगिल का बदला अभी बाकी है।